आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ दिनों से कोरोना वायरस पर काबू पाने की दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से ये क्लेम किया जा रहा है। रशिया ने आज ऐलान किया है कि वो इन्फेक्शन अपने वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा ऐलान उन्होंने किया है। ये क्लेम कहाँ तक दुरुस्त है भी या नहीं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नई जब डिजीज़ आती है, उसका नेचर क्या होता है और उसकी रिसर्च प्रोसेस कैसी होती है और कहाँ जाकर उस पर काबू पाया जा सकता है, ये सारी तफसीलात हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरसी बिलोरिया, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट है। ये चीफ इन्फेक्शन कंट्रोलर हैं प्रतिमा में, और ये मेस्को में भी अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। ये इससे पहले भी हमने इनसे सैनिटाइजेशन पर गुफ्तगू की थी, माशाल्लाह सर हासिल गुफ्तगू रही। और आज भी हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर आरसी बिलोरिया अपने मुफीद मालूमात हम तक पहुंचाएंगी, जिससे नाजरीन को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर आरसी बिलोरिया, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए इस शो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गुफ्तगू लोगों को कुछ फ़ायदेमंद होगी और इसको देख के वो लोग अपने फर्दर जो एक्शंस है वो ऑल्टर करेंगे और उससे फ़ायदेमंद होगा उनको इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि दुनिया में कभी भी कोई नई बीमारी आती है, जी, चाहे वो एपिडेमिक हो, चाहे नई बीमारी आती है, तो तमाम साइंसदान उसकी खोज में लग जाते हैं कि ये क्या बीमारी है और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। तो ये जो पहले डिस्कवर होती है बीमारी, उसके बाद फिर उसकी रिसर्च प्रोसेस से वैक्सीन निकालने तक का कितना अरसा दरकार होता है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, बराए मेहरबानी। जी, जब भी देखिए कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जब दुनिया में कहीं पे भी डिस्कवर होती है, कोई नई बीमारी के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ट्रीटमेंट करें। सिम्टोमेटिक हो सके तो सिम्टोमेटिक कर लेते हैं। फिर आखिरकार साइंटिस्ट का ये रहता है, उनका वर्क ये रहता है कि हम ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है हो ही नहीं है, इंसान में हो ही नहीं, उसकी वजह से प्रोफिलैक्टिक हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट मतलब कि जब वो हम इंसान को देंगे तो उसकी वजह से वो इम्यून हो जाए और उसमें वो इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, इसका मतलब होता है प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, जो हम वैक्सीनेशन के रूप में देते हैं। अब इसको हम वैक्सीन जब एक डेवलप करते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस से पास होके, हर वैक्सीन को एक प्रोटोकॉल के थ्रू से पास होना होता है बिफोर इट कम्स टू मार्केट, और हम किसी भी यूजुअल इंसान को दे सकते, चाहे बच्चे को दे या बड़े को दे। तो जब वैक्सीन का जो एक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट है, ये यूजुअली 6 स्टेजेस से इसको पास होना होता है। स्टेज 1 जो रहता है, इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च के लिए, वो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जरासिम है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगई हो, किस वजह से हो रहा है। तो हमको पहले पता चल जाता है कि ये वायरस है, इन तीनों में से कौन सा जरासिम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। जैसे कि हम कोरोना वायरस में देखें, ये वायरस की वजह से, जिसका नाम कोरोना वायरस है। तो उसके बाद से जब ये रिसर्च कंप्लीट होती है, फिर वो लोग एक देखते हैं कि ये इसके कौन से पार्ट से हम वैक्सीन बनाते हैं, और एक कैंडिडेट वैक्सीन फॉर्म होती है जो किस डिफरेंट तरीकों की रह सकती है। इसको नाम दिया जाता है कैंडिडेट वैक्सीन। ये अलग अलग किस्म के रहते हैं। ये स्टेज 1 है। उसके बाद वो स्टेज 2 में जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि ये कैंडिडेट वैक्सीन को एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। तो वेरियस एनिमल्स पे ये इंजेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ये जो है उनके अंदर इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करता है कि नहीं है, ये फायदेमंद है कि नहीं है। जब हम उनकी बॉडी में डालेंगे तो इम्यूनिटी उनकी डेवलप होती है कि नहीं होती है। अगर ये पास हुआ, तो अगर ये स्टेप पास हुआ, तो ये कैंडिडेट वैक्सीन थर्ड स्टेज में जाता है, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स या ह्यूमन ट्रायल्स बोलते हैं। ये जो फर्दर ये स्टेज जो है, इसमें हम ये सेम वैक्सीन को इंसानों में इंट्रोड्यूस करते हैं और चेक करते हैं कि एनिमल्स में तो इम्यून रिस्पॉन्स आया है, मगर क्या ह्यूमन बॉडी भी इसको वही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी क्या। तो ये स्टेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1,
फेज 2, फेज 3। फेज 1 में कुछ लोगों में दिया जाता है, डजन से 2 डजन लोगों तक जो स्पेसिफिक रहते हैं, कुछ इमीडिएट लोगों में दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कि इसकी सेफ्टी कितनी है, और पहले सबसे पहले ये इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा भी कि नहीं होगा। कुछ बहुत सारे वैक्सीन यहीं पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल बॉडी डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है और ह्यूमन बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो बहुत सारे वैक्सीन यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगर अब उन्होंने रिएक्ट किया, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हुआ, तो नेक्स्ट फेज में जाती है जिसको फेज 2 बोलते हैं, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोगों में दिया जाता है। 100 की तादाद में ये दिया जाता है, 100, 200, 300, एंड थ्रू आउट द वेरियस कंट्रीज को सिलेक्ट किया जाता है, या वेरियस स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री सिलेक्ट किया जाता है, और ये वैक्सीन को देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये कितनी एफिशिएंट है, कैसा टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स है, एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं या कोई दूसरे तरीके से कैसी टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, और इसकी सेफ्टी कितनी है। अगर यहाँ से पास हुआ तो इसके बाद हजारों की तादाद में ये सेम कैंडिडेट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर ये इम्यून रेस्पॉन्स तो डेवलप हुआ, सेफ भी है, मगर ये जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है ह्यूमन बॉडी में, ये आखिर कितनी देर तक बॉडी में रह सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक रहेंगी, ये देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इसकी डोजेज पता की जाती है, कितने कितने डोजेस में देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये पूरा सब चीजें जो है फेज 2 और फेज 3 में हम पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। जब फेज 3 में देखा जाता है, जब यकीनन रिजल्ट्स हो जाते हैं इसके कि जी बिल्कुल ये इम्यून रेस्पॉन्स है और ये अच्छा खासा लेवल तक एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं और काफी देर तक बॉडी में रहेंगे, जो एक वैक्सीन का गोल रहता है कि वो अच्छे एंटीबॉडीज डेवलप करे, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करे और ज्यादा से ज्यादा देर तक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहे। तो अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो हम बताते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स पास हो गए हैं, तो ये सक्सेसफुल वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल से पास होगी। इसके बाद वो अप्रूवल फेज में आ जाती है, जो स्टेज 4 है, जो यूजुअली अप्रूवल एजेंसी है वो FDA रहती है। वो अप्रूव करती है, वो जाके देखती है कि ये वैक्सीन कैसी है और वेदर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। अगर वो FDA अप्रूवल दे दिए तो ये रजिस्टर होती है ये वैक्सीन। उसके बाद ये स्टेज 5 में जाती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, काफी ज्यादा मैन पावर रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स रहने चाहिए, वैसा काइंड ऑफ सेटअप रहना चाहिए। तो FDA के थ्रू से उनके लोग जाते हैं, टीम्स जाती हैं ये चेक करने के लिए कि मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, तब जाके मास प्रोडक्शन होता है। जब इसका मास प्रोडक्शन होके ये फाइनल स्टेज में आता है, जिसको हम स्टेज 6 बोलते हैं, जहां पे क्वालिटी चेक होता है। हर किसी चीज का क्वालिटी चेक होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, फूड हो या कोई भी हो। फाइनल प्रोडक्ट में जब ये क्वालिटी चेक इसका रहता है, देखते हैं कि ये सेफ है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तब जाके ये मार्केट में आती है। तो ये सारे स्टेज जाने के बाद से जब ये मार्केट में आएगी, इसको वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज में ये देखा गया है कि हर स्टेप को महीनों से सालों तक लग सकते हैं। इट डिपेंड करता है कि आपका जो जरासिम है, आपका जो पैथोजन है, वो किस किस्म का है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, वो ह्यूमन बॉडी में कितना देर का लाइफ साइकिल है उसका, उस पर डिपेंड करता है। तो वो एक स्टेज महीनों का भी हो सकता है, सालों का भी हो सकता है। जैसे कि HIV का जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल्स ही है। अभी इतने साल हो गए, इतनी फंडिंग हो गई है, तो अभी तक बना नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो अंडर टेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, आपका जरासिम है, उस पे टोटल डिपेंड करता है कि ईच स्टेप कितना वेरिड लेंथ का हो सकता है। ओके, ये सारा प्रोटोकॉल किसने बनाया है? ये WHO के गाइडलाइंस के थ्रू से हर किसी कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना है उनके थ्रू से फॉलो करना पड़ता है। और ये FDA का जो जिक्र किया है आपने, ये FDA भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या किसी कंट्री का? नहीं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये फूड ड्रग अप्रूवल एजेंसी है। ये कोई भी, ये वर्ल्ड ऑल थ्रू आउट, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की नहीं है। ठीक है। तो अभी आपने जैसे बताया कि ये सारे स्टेज 4 स्टेजेस हैं, जिसमें हाँ 6 स्टेजेस है। जी अच्छा, ओके राइट। पहला स्टेज कैंडिडेट वैक्सीन। हाँ, पहला कैंडिडेट वैक्सीन बनता है और रिसर्च होता है जरासीम पे। दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप जो है एनिमल टेस्टिंग होता है। एनिमल टेस्टिंग। तीसरा ह्यूमन ट्रायल। जी ह्यूमन ट्रायल के 3 फेजेस है। बिल्कुल राइट। उसके बाद 4th फेज अप्रूवल। फिफ्थ फेज मास प्रोडक्शन। जी। 6th फेज टेस्टिंग।
क्वालिटी चेक। क्वालिटी टेस्टिंग, राइट। या बहुत बहुत अच्छे तफसील से आपने बताया, मेरे ख्याल से मेरी भी मालूमात में इजाफा हुआ यकीनन। तो इतना सारा जब प्रोसेस है और आपने बताया कि एक एक स्टेप में महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, तो फिर कोरोना वायरस तो एकदम नया बच्चा है। जनवरी में उसका जो है इंकशाफ हुआ है, 6-7 महीने भी नहीं हुए, तो फिर मुख्तलिफ ममालिक इसका वैक्सीन तैयार कर लेने, कामयाबी से तैयार कर लेने का क्लेम कैसे कर पा रहे हैं? जी जी। अभी जो रिसेंट क्लेम्स ये हो रहे हैं कि जो वैक्सीन डेवलप हुई है, अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड हम देखेंगे तो अराउंड 160 टू 166 कुछ कैंडिडेट वैक्सीन है। तो अब कैंडिडेट वैक्सीन मैं बता रही हूँ, तो आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सब वो वैक्सीन है जो अंडर ट्रायल है, जो वेरियस स्टेजेस में है, तो उनको कैंडिडेट वैक्सीन बोलते हैं। वो अराउंड 160 है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसमें से कुछ 23 टू 27 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंची है, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच गई है। और उसमें से 6 वैक्सीन ऐसे हैं जो फेज 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स की लास्ट फेज तक पहुंच गई हैं। नेक्स्ट स्टेप उनका एफडीए अप्रूवल है। तो जैसे कि आपने बोला कि अब 6 महीने में ये 3 स्टेप्स कैसे पार हो गए, जबकि बाकी वैक्सीन को सालों साल लगते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो जरासिम है ये कैसा है। तो जो इस वक्त कोरोना वायरस का जो वैक्सीन जरासिम है, ये एक वायरस है जो एक ब्रॉड फैमिली में आता है, जिसको हम कोरोना वायरस फैमिली बोलते हैं। और ये जो अभी प्रेजेंट वायरस है, ये कोविड-19 है, सार्स कोवी टी 2, सार्स कोवी 2 इसका नाम है। मगर ये बिलोंग करता है एक ब्रॉड फैमिली को, एक बड़ी फैमिली का बच्चा है, ये छोटा एक बच्चा है। तो उससे पहले भी जो पहले आए हुए हैं कोरोना वायरस, जिनकी वजह से ह्यूमंस में डिजीज हुए हैं, जैसे सार्स वायरस है, मर्स वायरस है, ये वायरसेस भी जो हैं ये कोरोना वायरस फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। और इन्होंने इससे पहले काफी 2 पैंडेमिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उस वक्त जो वैक्सीन डेवलप हुए हैं, उनकी स्टडीज से कुछ फायदा हुआ है ये स्टडी को थोड़ा छोटा करने में। ये स्टडी को थोड़ा छोटा करने में, उस वायरस को क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं उसके बारे में, तो इस वायरस को पढ़ना थोड़ा आसान हो चुका है। और बिकॉज ये पैंडेमिक काफी हाई, बहुत ज्यादा डेथ्स कॉज कर चुका है, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, एक पैंडेमिक हो चुका है, तो ऑब्वियसली हर कोई कंट्री अपने बेस्ट पॉसिबल मैन पावर को इसमें डाल रहा है और बेस्ट पॉसिबल फंड्स इसमें डाल रहा है, ताकि हर चीज जल्दी जल्दी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचा सके। तो ये ज्यादा इसमें हेल्प हुआ है नॉलेज की वजह से, फंडिंग की वजह से, और हर कोई मैन पावर एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से ये हुआ है। ओके, तो आपने जैसे कि बताया कि कोरोना कोविड-2, जी जी, एन कोविड, हाँ सार्स कोविड-2 या एन कोविड-2 भी बोलते हैं। तो कोविड-19, राइट। बहरहाल कोरोना पहले से है, ये जो कोरोना है ये नया बच्चा है। जी जी, ये एक बड़ी फैमिली का एक नया बच्चा है। ओके, तो ये कौन कौन से ममालिक हैं जो ऑलरेडी सार्स पे और मेर्स पे रिसर्च कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो कोरोना 2 में शपथ ले जा रहे हैं और जल्द वैक्सीन तैयार कर लेने का क्लेम कर सक रहे हैं? सिंस जो ये पैंडेमिक है, हम सबको मालूम है कि चाइना में स्टार्ट हुआ है, ये बर्थ जो हुआ है इस बच्चे का वहां पे हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्वियसली रिसर्च स्टार्ट की थी चाइना के। उसके बाद जब स्प्रेड हुआ, जब दूसरे कंट्रीज इफेक्ट होने लगे, तो ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट्स भी इसमें पार्ट टेक करने लगे। तो सबसे पहले चाइना है, फिर यूएस है, यूके है, इंडिया की खुद 8 वैक्सीन अंडर ट्रायल है, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये 6 कंट्रीज है जो काफी तेजी से इसमें शिरकत ले रहे हैं वैक्सीन डेवलप में। तो जैसे कि आज खबर मिली है कि रशिया ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द गालिबन 12 अप्रैल को वो अपना जो है 12 वैक्सीन अगस्त को, हाँ 12 अगस्त को, सॉरी 12 अगस्त को वैक्सीन का ऐलान करने वाले हैं। तो क्या ये वैक्सीन 100% एफिकेशियस रहेगा, कारगर रहेगा? देखिए इसके बारे में तो क्योंकि ये देखा गया है कि वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लास्ट मंथ, आई थिंक जुलाई में, उन्होंने बताया था कि उनकी जो वैक्सीन है, या आई थिंक ये कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उन्होंने बताया था कि उनकी वैक्सीन जो है फेज 3 में एंटर हुई है, फेज 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर हुई है, और वो लोग 12 अगस्त को उसको रजिस्टर करेंगे।
तो रजिस्टर करना डजंट मीन कि वो वैक्सीन अवेलेबल हो गई है मार्केट में, इट डजंट मीन। अभी मैंने पहले ही स्टेजेस बता दिए हैं कि क्या क्या स्टेजेस है। आप ह्यूमन ट्रायल्स के बाद और 3 स्टेजेस होना है, उसको अप्रूवल होना है, मास प्रोडक्शन होना है, उसके बाद क्वालिटी चेक होना है। इसमें कितना भी तेज करे तो ऑब्वियसली कुछ महीनों का टाइम तो लगेगा। तो अभी एकदम कुछ दिन पहले ये बोलने के बाद से अब बता रहे हैं कि फेज 3 खत्म हो गया और उसका रजिस्ट्रेशन भी करे, तो ये थोड़ा फास्ट ऑफ प्रोसेस हो गया जैसे दिख रहा है। एंड डब्ल्यूएचओ भी उस पर कमेंट कर रहा है कि उन्होंने कुछ सही स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को उन्होंने मिस किया है, उन्होंने प्रॉपरली उसको ये नहीं किया है। मगर इन डिफेंट वो बता रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो उन्होंने बराबर लिए हैं, और छोटे छोटे जो अनइम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे उसको उन्होंने पास बाई किया है। मगर ये दोनों की गुफ्तगू में हम ये बता सकते हैं, हम तो कमेंट यहाँ पे बैठ के ये नहीं कर सकते कि वो इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है, मगर ये देखा जाएगा कि अगर किसी भी फेज में पास करने के लिए ये हमारे को प्रॉपर टाइम उस वायरस को देना है बॉडी में चेक करने के लिए। अगर आपने फेज 3 में कुछ इंसानों में ये इंजेक्ट किया है तो बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए कुछ टाइम देना है, ये मैजिक तो नहीं हो सकता है। तो इमीडिएटली डालने के बाद से आप हफ्ते 10 दिन में, आप ठीक है सालों से उसको महीनों में उतार सकते हैं, मगर महीनों से दिन में उतार के वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी सेफ है, इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। ये बात भी हमें बताना चाहूंगी कि जब कुछ वैक्सीन डेवलप हुए, काफी इन्फेक्शियस डिजीज के जो वैक्सीन डेवलप हुए, तो मार्केट में आने के बाद भी एक और फेज ऑफ ट्रायल उनके लिए होता है जिसको हम फेज 4 ट्रायल बोलते हैं, जो हम फीडबैक लेते हैं जब क्लिनिशियंस जब यूज करते हैं वो वैक्सीन को पेशेंट पे, तो हम उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपने कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं देखे, आपने कितना देखा कि है। तो इक्के दुक्के कोई रेयर साइड इफेक्ट्स जो वैक्सीन के लिस्टेड होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो इस फेज 4 ट्रायल की वजह से होते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में आने के बाद से पता चलती है कंपनीज को। तो ये जो है ना एक रिसर्च प्रोसेस है, एक कॉमन एक विशेष साइकिल जैसा रहता है जो कहीं पे रुक नहीं सकता है। इसको टाइम देना है ताकि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूम हो हासिल हो। शॉर्ट इंटरवल में हम इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते, इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते ये बोलने के लिए कि ये कितनी सेफ है और कितनी एफिशिएंट। ठीक है, कोरोना वायरस के रिसर्च के मामले में यूके से भी वीडियो वसूल हुई है कि वो भी तेज़ी से जो है इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यूके की क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस रिसर्च पर? वो लोग भी कैंडिडेट वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, वो लोग भी फेज ह्यूमन ट्रायल्स में ही है। मगर उनका जो है उनका बोलना ये है कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप को फास्टन नहीं करेंगे, वो किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेप को स्किप नहीं करेंगे, चाहे उसको थोड़ा भले ही कोई ज्यादा टाइम लगे, मगर दे वांट टू कम आउट विद अ वेरी इफेक्टिव और अच्छी वैक्सीन को वो लेके बाहर निकलना चाह रहे हैं। सो वो दे डोंट वांट टू स्किप एनी स्टेप, उनका ये सूरत हाल है ओके। इंडिया में भी एक न्यूज़ फैली थी कुछ दिन पहले कि इंडिया में कोविड का वैक्सीन डेवलप हो चुका है और इंशाल्लाह 15 अगस्त को उसका ऐलान होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया के मैं जैसे बताई हूँ, इंडिया में भी इंडिया इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, उसमें तो हमारे को फख्र होना चाहिए कि हम इंडियंस में इसमें ये जज्बा है कि हमने भी पार्टिसिपेट किया है ये पैंडेमिक को किसी सूरत में हेल्प करने की, रेस्ट्रेन करने की। तो मैं बताएं जैसे 8 वैक्सीन हमारे अंडर ट्रायल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ICMR, NIV पुणे और हैदराबाद की जो कंपनी है बायोटेक जो है, वो तीनों को मिलके एक वैक्सीन है, और एक कंपनी को मिलके ये जो है लीडिंग 2 वैक्सीन है जो अभी सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स में है, अभी फेज 3 में भी नहीं आए हैं। सेरम इंस्टीट्यूट का जो कोलैबोरेशन है विद US कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो लोग भी ये क्लेम करे हैं, वो लोग भी ये प्रॉमिस करे हैं कि 100 मिलियन डोजेस वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर देंगे। और हम इस पे ये नहीं बता रहे हैं कि हम यकीन नहीं कर रहे हैं, मगर जितना न्यूज में बताया जा रहा है और जितनी उनकी हम प्रोग्रेस देख रहे हैं कि वो स्टिल अभी फेज 1 और फेज 2 में है, फेज 3 में भी अभी नहीं आए हैं। और एज पर द लेटेस्ट न्यूज जो मेरे को मालूम है, वो लोग बताए हैं कि वो भी कोई हेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी कोई जल्दी नहीं करना चाह रहे हैं, और जल्दी में कोई एक ऐसी वैक्सीन डेवलप होगी जो सेफ नहीं है, जो एफिशिएंट नहीं है, तो उसको मार्केट में लाने की कोई वजह नहीं बनती है। तो वो जो अगर
ईयर 2021 के मिडिल में भी अगर वैक्सीन आएगी, मगर चीप रहेगी, इफेक्टिव रहेगी और सेफ रहेगी, तो वो टारगेट को भी लेके आई थिंक वो चलेंगे भी। एंड आई डोंट थिंक कि वो इतना नियर फ्यूचर में हमारे को इंडिया की कोई वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। 15 अगस्त तक तो नहीं हो सकती है। ओके, तो अब तक की जुमला गुफ्तगू आपके साथ हुई है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि हनोज दिल्ली दूर अस्त। तो और एक बात मुझे याद आती है, कुछ अरसा पहले मैंने सीसीएमबी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा से इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस की तरह है। कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड जो है, बरसों से है, शायद सदियों से है, और उसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है। जी। वजह उसकी ये बताया उन्होंने कि ये फ्लू वायरस म्यूटेट होता है। तो क्या कोरोना वायरस भी म्यूटेट होता है, और फिर अगर म्यूटेट होता है तो क्या वैक्सीन पॉसिबल है? जी, ये बात तो है। कोई भी वायरस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लू वायरस जो है, फ्लू जो है ना, एक कॉमन फ्लू जो है, सिर्फ कोरोना वायरस से कॉज नहीं होता है। इससे एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरसेस बोलते हैं, जिससे स्वाइन फ्लू हुआ था, पैंडेमिक जो इससे पहले हुआ था, स्वाइन फ्लू जो H1N1 जो है, जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे पिछले साल H1N1 को लेके, या जो हम फ्लू शॉट्स लेते हैं। तो ये जो बहुत बहुत सारे बड़ी बड़ी फैमिलीज है वायरसेस की जो कॉमन फ्लू कॉज करती है, और ये हर वायरस, खास तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो म्यूटेट करते हैं, मतलब अपनी शेप को थोड़ा ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से वो एक थोड़ा डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म का वायरस बनता है, और उसकी जो पैथोजेनेसिस होती है बॉडी में टोटली अलग हो जाती है, और जो पहले की वैक्सीन जो है उस पर कारगर नहीं होती है। ये म्यूटेशन की वजह होती है। तो बिल्कुल ये कोरोना वायरस में भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कोरोना वायरस एक बड़ी फैमिली है। मर्स और सार्स जो इससे पहले आए हुए हैं वो इसके ही पार्टिसिपेंट्स है, और ये फर्दर भी अब तक तो ये नहीं बताया गया कि ये सार्स कोवी 2 ने अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं दिखाई है जिसकी वजह से वैक्सीन में कुछ बाधा से, मगर आगे जाके जैसे मैं बता रही हूँ फॉर द 6 मंथ्स या 9 मंथ्स में जैसे री इन्फेक्शन बताए गए हैं कि जो री इन्फेक्शन हो रहे हैं, लोग पॉजिटिव थे, फिर उसके बाद से उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हुए, कुछ महीनों के बाद अगेन उनमें री इन्फेक्शन, तो उसमें ये कुछ चांस बताया गया कि ये जो उनमें री इन्फेक्शन हुआ जो ये पहले वायरस से नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ा शक्ल चेंज करके किसी दूसरे टाइप ऑफ कोरोना वायरस ने ये इन्फेक्शन कॉज किया है। तो डेफिनेटली ये एक ऑब्स्टेकल है वैक्सीन डेवलपमेंट में, और ये ऑब्स्टेकल हर किसी फ्लू वैक्सीन में होता है। जैसे हम देखते हैं आज जो हम फ्लू, खास तौर पे ये वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है कि फ्लू शॉट जो हम ये साल लेते हैं ना, सेम फ्लू शॉट हम अगले साल नहीं ले सकते हैं। वो फ्लू शॉट एक ही साल तक के लिए वैलिड रहता है, अगले साल तक इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, और हमको वो साल में दूसरे फ्लू वायरस का वैक्सीन मिलता है जो पिछले फ्लू वायरस से डिफरेंट रहता है। तो हो सकता है जब कोरोना वायरस का वैक्सीन डेवलप होगा तो उसमें भी हमारे को ऐसा एवरी ईयर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन का वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। मतलब रिसर्च कंटिन्यूअसली जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, हर किसी वायरस के बारे में वायरस रिसर्च तो साथ में रहता ही है। अगर उसकी किसी नए स्ट्रेन की वजह से कोई डिजीज कॉज होती है तो डेफिनेटली उस वायरस पे रिसर्च होती है, और जैसे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट्स में हर साल होता है, नया नया स्ट्रेन उसमें एड ऑन करते जाते हैं और नया फ्लू शॉट हर साल बनता है। ओके, तो जब ऐसा है कि पहले तो रिसर्च प्रोसेस लंबा है, वैक्सीन वैसे भी आने में देर है, फिर उसके बाद अगर वो म्यूटेट होता है तो फिर से रिसर्च, फिर से नया वैक्सीन। जी जी। तो ये तो गैर यकीनी सी सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में वैक्सीन के पीछे भागने की बजाय अगर हम ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट या एफिकेसी ऑफ मेडिसिन व्हाट वी आर एडमिनिस्टरिंग, अगर हम उसमें ज्यादा रिसर्च करें तो कैसा रहेगा? ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को ही लेके ज्यादा रिसर्च हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है, साइड बाय साइड जो अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज है उस पे भी बराबर रिसर्च हो रहा है। स्टार्टिंग में ये देखा गया था, खुद अभी कोरोना वायरस ही बहुत एक इमर्जिंग काइंड ऑफ थिंग है। आज जो हम इसके बारे में जानते हैं, कल हम उसके बारे में कोई एक एक्स्ट्रा चीज जानते हैं, एवरी डे हम कोई नई नई चीज जानते हैं इसके बारे में। तो डेफिनेटली उसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो जनवरी में अवेलेबल थे, डेफिनेटली आज
अगस्त में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऐड हो गए हैं, बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स ऐड हो गए हैं, बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स ऐड हो गए हैं। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसका नहीं निकला है, मगर बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स मार्केट में आए हैं जो रिसर्च के बाद ही आए हैं, जो हेल्प करते हैं कि एटलीस्ट जो मॉर्टेलिटी है, जो मरने की वजह जो कोविड से हो रही है, वो एटलीस्ट हम कर्व कर सके। अगर डायरेक्ट एंटीवायरल अभी नहीं बना है, मगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली बने हैं साइड बाय साइड, उसके बारे में भी रिसर्च हो रही है। फर्क इतना ही है कि वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा मीडिया में हाइप होता है, इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ये बहुत फैंसी दिखता है वैक्सीनेशन, कि हम लेंगे और हम इससे बच जाएंगे, ये हमारा प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है कि डिजीज हमको होगी नहीं। मगर जब ट्रीटमेंट होता है, ये एक ऐसी मोडालिटी है जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, डिजीज हो गई है, उसके बाद की चीज है, तो इसको इतना मीडिया में हाइप नहीं होती है। ये डॉक्टर्स तक सहमत रहती है, डॉक्टर्स इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं और वो इसको इस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील करना होता है। मगर आम पब्लिक में इसका ज्यादातर नहीं होता है। अब कोविड के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूमात है, मगर बाकी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में सिर्फ डॉक्टर को मालूम होता है, एंड वो रिसर्च करते रहता है, वो इसके बारे में मालूमात करते रहता है, और जो न्यू मॉडलिटीज एड ऑन हो गई है वो यूज में लेके आते हैं, वो पेशेंट पे ट्राई करते हैं। और डेफिनेटली कोविड में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज आए हैं और फर्दर और भी आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि न सिर्फ वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है, बल्कि ट्रीटमेंट पर भी काम किया जा रहा है। फिलवक्त सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल और इस पर भी काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा तो है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है आपने दी है कि वैक्सीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है, कामयाब ट्रीटमेंट, गारंटी ट्रीटमेंट या फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर रहेगा, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई इन्फेक्ट भी होगा तो उसे ये डर नहीं रहेगा कि वो मरेगा। या जी, वो तो है। उससे भी बड़ा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या बोलेंगे, उससे बड़ा एहतियात है। वो जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले क्योर के बारे में सोचने से, वैक्सीन के बारे में सोचने से, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो उसके बारे में ज्यादा सोचें। जो हमारे हाथ तक है, वैक्सीनेशन हमारे हाथ तक नहीं है, ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के हाथ में है, अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर्स के हाथ में है। तो वो जो चीज हमारे हाथ में है, उसको अगर हम पाबंदी से करें तो हम सबसे पहले तो उसको खुद हम बचा सकते हैं, इस बीमारी को। तो हमारी गुफ्तगू को समेटने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना फाइनल वर्ड दें आज की गुफ्तगू पर। हाँ, मैं यही बताना चाहूंगी कि इस वक्त वैक्सीनेशन को लेके काफी हाइप है, कि बहुत सारे कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं या कोई कंपनीज क्लेम कर रहे हैं। तो इस चीज को और इस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करने से बेटर ये है कि हम हमारे हाथ में जो है उस पे कंसंट्रेट करें, जो बहुत सिंपल चीजें हैं, जो अगर हम करेंगे, रिलीजियसली करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से करेंगे, तो 100% हमारे को अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बहुत सिंपल चीजें, हाथ धोना, एवरी 3 आवर्स आप सिंपल सोप एंड वाटर से हाथ धोइए। कोई मेडिकेटेड सोप की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सोप एंड वाटर से हाथ धोइए। अपने सोशल डिस्टेंसिंग सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पे भी जाइए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। थर्ड, आपके घर में से बाहर निकलिए तो मास्क लगाकर ही निकलिए, और क्राउडेड प्लेसेस में मास्क लगाने की जरूरत है। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं जहां पे क्राउडेड नहीं है, बिल्कुल अकेले आप बैठे हैं, जहां पे 2-2 मीटर के डिस्टेंस में कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल खुली हवा का मजा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मास्क पहन के बैठना है, मगर ये डिपेंड करता है आपकी चीज पे कि आप देखें कि वो करना कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। तो ये मास्क है। चौथी बात मैं ये बताऊंगी कि जब अभी ये वक्त जो है हमारे को एहतियात करने की जरूरत है। घर से तभी बाहर निकलिए जब जरूरत है, और क्योंकि हम जैसे जवान लोग जो हैं, जो घर से बाहर जा रहे हैं, जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप है, 10 साल से छोटे बच्चे, उनके स्कूल्स नहीं है, वो घरों में बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो 60 ईयर से अबो लोग हैं, जिनको एहतियात करने की जरूरत है, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। जो बीच के लोग हैं, जो बाहर जाके इन्फेक्शन ला रहे हैं, घरों में लेके जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी कि जब घर जाएंगे तो घर पे हाथ धो के अंदर जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का आप घर पे भी ख्याल रखिए, जितना हो सके अपने वालिदैन से दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आप कब इन्फेक्ट हुए हैं, कैसा हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि वो घर पे बैठे हैं, उनको लग रहा है वो सेफ है, मगर आप वो इन्फेक्शन लेके जाए। तो अगर ये सिंपल बातों का हम ख्याल रखेंगे
तो आई थिंक हमारे को वैक्सीनेशन जब कभी आएगी हमको उम्मीद रखनी है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं रखनी है, जब आएगी इंशाल्लाह हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और मगर जब तक वो आएगी तब तक हमारे को सिर्फ उम्मीद रखनी है और बचाव ही हमारे लिए, एहतियात ही हमारा बचाव रहेगा। जी, एक पॉइंट मेरे जहन में आया जब आपने मास्क पहनने की बात की कि क्राउड में हमें मास्क पहनना है, जब आप खुली हवा में जाते हैं ताज़ा सांस लेने के लिए तो वहाँ पर मास्क को नहीं पहनना है। और एक बात ये सुनने में आई है कि लोग जब ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मास्क लगाने से उन्हें हाइपोक्सिया हो रहा है, जी जिससे शायद डेथ भी वाक़ई हो रही है। इस बारे जी। में भी ज़रा बता दें आप। मास्क का जो देखिए, मैं आप बताइए, जब आप वॉक कर रहे हैं ना, तो वॉक करते वक्त आप चल रहे हैं, चलते हुँ, वक्त ये देखा गया है कि आप अगर मास्क पहन के करेंगे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी जो रहती है मेटाबॉलिक रेट जो है ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन जरूरत ज्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली जब आप मास्क पहन के दौड़ेंगे या भागेंगे या चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज होगा। और अगर हुँ, आपको कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, एजमा है या कोई लंग के डिसीज है, तो और ज्यादा प्री डिस्पोज हो जाता है, तो आपके फर्दर कंसंट्रेशन कम हो सकते हैं। हुँ, हार्ट के कोई कंडीशंस है तो कोलैप्स होने के चांसेस हैं उसमें। तो हुँ, मैं ये बताऊंगी, जब भी आप वॉक करने जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली आप क्राउडेड प्लेस पे तो वॉक करने के लिए नहीं जाएंगे, आप खुली हवा में ही जाएंगे। तो आगे पीछे आपके 2-2 मीटर तक कोई भी लोग नहीं है और आप चल रहे हैं, अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी को टच नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मास्क के बगैर वॉक कर सकते हैं। मेरे ज़हन में जिम का भी ख़्याल आया। जिम में लोग ज़्यादा रहते हैं और एक्सरसाइज की वजह से हेवी ब्रीदिंग होती है, वहाँ क्या करना है? जाना है या जिम नहीं जाना है? नहीं, जिम में इस वक्त मैं बताऊंगी, अगर क्राउडेड है तो हुँ, जिम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इंडोर स्पेस है। इंडोर हुँ, स्पेस में हाईएस्ट चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है। आपको नहीं मालूम है आपके जिम के कौन से इंस्ट्रूमेंट में इससे पहले कौन आके इस्तेमाल किया है, तो उसको हाथ लगाने से आपके नाक मुंह और आंख नाक और मुंह पे हाथ लगा सकते हैं, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है, सिर्फ सांस के थ्रू से नहीं ट्रांसमिशन है। आपके जिम के इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मालूम है आपसे पहले किसने इस्तेमाल किया है। फिर यूजुअली जो रहता है ह्यूमिड रहता है, अगर एसी भी नहीं रहा तो ह्यूमिड रहता है, क्राउडेड रहता है, तो बेटर है कि आप इंडोर प्लेसेस को अवॉइड करिए। आउटडोर प्लेसेस पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बाहर सेफ और है। जिम में एरोज़ोल कंसंट्रेशन भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होता होगा। डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, क्योंकि क्राउड ज्यादा है, तो हुँ, आप इनसाइड जो रहता है ना, एरोजोल ज्यादा रहेंगे, जहां पे भी क्राउड ज्यादा है वहां एरोजोल ज्यादा रहेंगे। हुँ। तो आपके हिसाब से फ़िल वक़्त जिम इज़ ए स्ट्रिक्ट नो नो। नहीं, इट इज नॉट एडवाइज, इट इज ओके, नॉट एडवाइज। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया है और यकीनन नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात पहुँची होगी। मैं नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि जो भी हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल पर देखते हैं, यूट्यूब पर भी हमारा प्रोग्राम जो है अपलोड होता है, प्ले होता है और इसके अलावा फ़ेसबुक पर भी आता है। तो जो भी नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए और अपने अक़रबा के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। साथ में अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और कहीं हम गलत हो रहे हैं तो उसको दुरुस्त करने में हमें मदद मिलती है। यही एक सही डेवलपमेंट की दिशा है। इसके साथ-साथ मैं आप तमाम से ये भी गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि फ़ौरन हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहे और उससे आप इस्तेफ़ादा कर सकें। प्राइम टाइम में अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। सलाम।